सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि मॉडल सेट पेपर 1 का क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके आपको ये वीडियो दे सकूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ा दी जाती है तो बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन का देखिए, पहला आंसर में क्या है कि कह रहा है कि एकल बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव होता है 1/4πε0 Q/r। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ा दी जाती है, यानी आवेश से अगर हम दूरी बढ़ा दें, अगर इसमें से ले हम लोग अगर सारा चीज़ को, तो ध्यान से देखिए कि 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है ही और Q भी है, ठीक, क्योंकि Q यहाँ बदल नहीं रहा है, हम लोग दूरी को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये अगर कांस्टेंट है ये वाला टर्म, तो भी 1 हो जाएगा r। इसका मतलब क्या कि अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि दूरी जो है विभव के क्या है, विभव के यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो विभव घटेगा। तो क्वेश्चन में है कि यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ा दी जाती है तो विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ याद रखना है कि आपका विभव घट जाएगा, आंसर होगा बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। पहले कह रहा है दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर F बल लगाते हैं। तो यहाँ पे दो आवेश वाले गोले लेते हैं, एक पर है Q1 मान लेते हैं, एक पर Q2, और दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है d दूरी पर है और दोनों के बीच का है बल F। तो पहले हम लोग इसका F निकाल लेते हैं बल। कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कि K इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो r की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, d स्क्वायर है, ठीक है। r की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, d स्क्वायर लिख देंगे। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, करे यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, यानी अब आवेश क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि अब जो है हमारे पास Q1 डैश का मान हो जाएगा, या हम लोग इसी बल को अगर हम लेते हैं तो F डैश लिखते हैं। तो दूसरा नया बल जो है इसमें लिया हुआ है, नया बल में क्या कि अब K नियतांक है तो वो नियतांक ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ आवेश को दोगुना करने पर होगा 2Q1 और इसका होगा 2Q2, ठीक है। नीचे दूरी को कह रहा है क्या करना है, तो दूरी को क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरी भी दोगुनी कर दी जाए, यानी 2 से इसको भी गुना कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो K इंटू 2 दूनी होगा 4 Q1 Q2 अब बाय 2D। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुना में 2D, तो 2 दूनी 4, अब फिर हो जाएगा क्या, D स्क्वायर। तो 4 कैंसिल हो जाता है, तो F डैश बराबर होगा K इंटू इस पूरे का बच जाता है Q1 Q2 बाय D स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि F डैश का जो वैल्यू है वो K और इस पूरे का मान हो जाता है क्या, इस पूरे का मान देखिए आपका F ही है, यानी कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो मान पहले था वही मान आपका अभी भी है। तो क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर D, तो यहाँ पे कह रहा है बल क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा A, यानी बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में है कि विद्युत क्षेत्र E और संभावित V के बीच संबंध क्या है। तो विद्युत क्षेत्र E संभावित V, यहाँ पर कह रहा है विद्युत क्षेत्र E एवं V के बीच संबंध। तो हम लोग याद है विभव प्रवणता पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, तो वही फॉर्मूला होगा। तो E बराबर होगा dV/dx, ठीक है। तो इसमें माइनस भी होता है तो माइनस भी हम लोग दे देंगे, -dV/dx, क्योंकि विभव प्रवणता जो विस्थापन के अनुसार घटता है उसी आधार पर इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका 3 नंबर का आंसर हो जाता है -dV/dx, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर होगा A। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु कैसी होनी चाहिए। देखिए एक धनावेशित कांच की छड़ है, ये धनावेशित कांच की छड़ है, ठीक है। तो कह रहा है एक वस्तु को आकर्षित करती है,
तो यहाँ आकर्षण दो कंडीशन में होगा, ठीक। एक, या तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी, तब आकर्षित कर सकता है, ठीक। और एक क्या है, उदासीन भी हो सकता है। क्यों? उदासीन होने पर क्या है, उदासीन होने पर इसमें प्रेरण के कारण जो है फिर माइनस ऊपर में आ सकता है। तो यहाँ जो क्रिया होगी वो प्रेरण के कारण होगी, और ये क्रिया है पहले से, याद रखना है कि पहले से ये ऋणावेशित है, तब ये पहले से ऋणावेशित है, ठीक है। ये पहले से ऋणावेशित है तो भी खींचेगा, और अगर उदासीन है तो वहाँ प्रेरण के कारण भी उसको वो खींच सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऋणावेशित या अनावेशित, तो आपका आंसर 4 नंबर का ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी, याद रखना है, ठीक है। 4 का आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक पराविद्युत डाल दिया जाए तो उसकी धारिता का मान क्या होगा। समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, तो इसके बीच कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। तो याद रखना है कि पहले जब हम लोग शुरू में, जब इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, यानी कि जब निर्वात है तब, तो निर्वात रहने पर कह रहा है इसकी धारिता ये है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर इस निर्वात वाले प्लेट के बीच, अगर हम कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच एक पराविद्युत को डाल दिया जाए, दोनों के बीच अगर हम पराविद्युत डाल देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा। तो इसका याद रखना है कि ये अगर पराविद्युत हम डाल देते हैं तो इसका पराविद्युत अगर हम डाल देते हैं तो याद रखना है कि इसकी धारिता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, धारिता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। धारिता में वृद्धि हो जाती है, इस बात को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कि ओम का नियम तब मान्य होता है। तो ओम का नियम में क्या है, ओम के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I, यही ओम का नियम है, ठीक। तो ओम के नियम का जब आप लोग डिफिनीशन पढ़ते होंगे तो एक वर्ड इस्तेमाल जरूर होता है, नियत ताप पर। आप लोग आंसर में आप लोग लिखते होंगे, आप लोगों को याद भी है, आप लोग आंसर 8-9 से ही लिखते आ रहे हैं कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो नियत ताप वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वही नियत ताप यहाँ पर बताया जा रहा है कि तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। तो 6 नंबर का आंसर जो है आपका D नंबर होगा, यानी कि तापमान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर वो भी क्या बोला जा रहा है बार बार, तापमान स्थिर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में है गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। गैर ओमिक प्रतिरोध। गैर ओमिक क्या होता है, गैर ओमिक मतलब यहाँ पर याद रखिएगा आपको कि पदार्थ 2 प्रकार का माना जाता है, एक ओमिक और एक अनओमिक या गैर ओमिक बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ जो प्रतिरोध है या पदार्थ जो बोला जाता है, हम पदार्थ को लेके चलते हैं। पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओमिक और एक होता है गैर ओमिक, ठीक है। ओमिक मतलब ओम के नियम का पालन करेगा, ओम के नियम का पालन करता है, अच्छी तरह से करता है, और ये नहीं करता। तो ओम के नियम का पालन कौन करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा कौन, केवल चालक, ठीक। कंडक्टर ही पालन करता है और बाकी कोई भी चीज़ करता नहीं है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। ऑप्शन में है आपका 7 नंबर में कि तांबे का तार, फिलामेंट लैंप, कार्बन प्रतिरोध और डायोड। यहाँ कार्बन प्रतिरोध में भी चालक का गुण होता है और फिलामेंट जो लैंप होता है उसमें भी चालन का गुण होता है, तांबे के तार में भी होता है, तो डायोड में नहीं होता, याद रखना है। तो 7 नंबर का जो आंसर आपका है 7 में होगा डायोड। क्यों, यहाँ पे डायोड जो होता है ना, डायोड में अर्धचालक का इस्तेमाल होता है, और अर्धचालक में याद रखना है, अर्धचालक में एक चीज़ समझ आपको हमेशा याद रखना है कि तापमान यहाँ पर है, तापमान जो है हम लोग जानते हैं कि तापमान वृद्धि से क्या होता है कि प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ तापमान जैसे वृद्धि होगा तो यहाँ तापमान के बढ़ने से याद रखना है कि तापमान बढ़ने से इसमें
चालक में हम लोग पढ़े कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, और यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है अर्धचालक में, यानी ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, विद्युत प्रतिरोध के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम क्या है। तो यहाँ समझना है आपको कि किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ का 2 नियम, ठीक, एक नियम होता है संधि नियम और एक होता है वोल्टता नियम। तो संधि नियम में, संधि नियम का ही भी नाम है धारा नियम, ठीक है, और वोल्टता में होता है विभव से रिलेटेड होता है, विभव विभवांतर से। तो यहाँ पर धारा में क्या है, तो धारा हम लोग जानते हैं कि किससे रिलेटेड है, आवेश से, और विभव रिलेटेड है किससे, कार्य यानी कि ऊर्जा से रिलेटेड है। तो यहाँ आवेश और ऊर्जा यही दोनों संरक्षित रहता है इस नियम में। तो किरचॉफ के नियम में कौन सा ऑप्शन होगा, न तो ऊर्जा का संरक्षण, न ही कह रहा है कि विद्युत का। तो इसमें ऑप्शन हो ए नंबर में ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण, और तीसरा है विद्युत आवेश का संरक्षण। तो यहाँ ऑप्शन आपको होगा विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा बी, यानी 8 का ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, 9 में है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ये तो आपको याद रखना है कि एक कूलाम आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए कौन सा है, 6.25 10⁻18। तो आपका आंसर हो गया 10⁻18, यानी 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक आवेश Q त्रिज्या R के गाउसी सतह से घिरा है, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रभाव क्या होगा। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। गाउसी सतह में क्या है, एक आवेश पूरे गाउसीय काल्पनिक सतह से घिरा होता है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बाहर निकलती है, जिसको हम लोग विद्युत आवेश का प्रवाह बोलते हैं। तो इसका कहना है कि अगर हम त्रिज्या को दोगुना कर दें, यहाँ पे त्रिज्या को दोगुना करने का मतलब हम इसको बड़ा कर देंगे, तो क्या आवेश का प्रवाह बदलने वाला है, नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम आवेशों का प्रवाह वही रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा, आवेश उतनी ही मात्रा में प्रवाहित होगा, क्योंकि ये काल्पनिक होता है, गाउसी पृष्ठ काल्पनिक होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में है घटकर आधा हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, तो ये सब नहीं होगा। आपका आंसर होगा 10 का सी, यानी अपरिवर्तित होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है तांबे के तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो तांबे के तार की तुलना, तांबे की तार का मतलब हो गया एक तांबा का ये तार हो गया, ठीक है, और हम लोग यहाँ तांबा का एक छड़ ले लेते हैं। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखना है यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, याद रखना है आपको, जो विशिष्ट, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, निर्भर किस पे कर जाता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक। ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक। यानी ये मोटा है और ये पतला है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये देखना है कि दोनों क्या चीज़ का है, ये भी तांबा का है और ये भी तांबा का है। तो अभी बताएं कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब कि दोनों किस चीज़ का बना हुआ है। तो दोनों विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखना आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दोनों का दोनों हम देख रहे हैं कि दोनों का दोनों तांबा से बना है। तो तांबा से बना है, इसलिए दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा, मतलब अलग अलग नहीं होगा। तो आपका आंसर हो गया 11 नंबर का, कम अधिक वही तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर करता है। तो आंसर 11 का आंसर हो जाता है आपका सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds, इसका एसआई मात्रक आप निकाल सकते हैं। तो E का फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताया गया था कि E बराबर TV/dx।
तो अगर हम इसका मात्रक लिखेंगे तो वोल्ट और इसका मात्रक लिखेंगे तो मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मात्रक क्या हो गया, तो यहाँ ऐसा ही मात्रक हम लोग फ्लक्स का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस ई का मात्रक हो गया आपका वोल्ट प्रति मीटर, और इस साइड देखिए ds क्या है, आपको याद रखना है कि ds क्षेत्रफल है। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो यह मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर आपका आंसर होगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो आपका आंसर है डी नंबर, तो 12 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में है एक तार P समान सामग्री वाला तार Q के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है, तो P और Q के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। कह रहा है एक तार P समान सामग्री वाले तार Q के व्यास का, यानी है एक छोटा तार है, ठीक, और इसकी लंबाई भी छोटी है, और Q जो है इसका तार का व्यास भी अधिक है, लंबाई भी अधिक है, तो इस तार का नाम P है, इसका नाम है Q। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तार P समान सामग्री वाले Q के व्यास का आधा लंबाई का आधा है, तो P और Q का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं इसका व्यास, अगर हम इसका व्यास ले लिए D, तो इसका व्यास हो जाएगा D/2 आधा। इसकी लंबाई अगर हम लोग ले लेते हैं L, तो इसकी लंबाई हो जाएगी L/2। ठीक है, और इसका प्रतिरोध हम लोग ले लेते हैं R1, इसका प्रतिरोध ले लेते हैं R2। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं P के लिए, P के लिए लेते हैं। P के लिए अगर हम R1 का मान निकालें, तो R1 का फॉर्मूला होता है रो L/A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ चेंज होगा वो समझिए। यहाँ पे रो तो नियतांक है, माने कांस्टेंट है, तो L चेंज होने वाला है। L अपने जगह पे देखिए क्या है, L हाफ है, तो यहाँ रो L/2 और A का जो होता है यहाँ पर चूँकि व्यास का आधा है, तो इसका और आधा करना होगा तब त्रिज्या होगा। तो इसकी त्रिज्या जो होगी, अगर हम इसकी त्रिज्या को ले लें, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी D/2 × 2, यानी कि dy हो जाएगा 4। तो यही D/4 रखना है, तो पाई r² फॉर्मूला होता है, पहले r² रख लेते हैं, पहले फॉर्मूला अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो रो L यहाँ हो जाता है πr²। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो कांस्टेंट उसको हटा देते हैं। तो कांस्टेंट कौन कौन है, रो और L, रो और पाई। तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है केवल R1 बराबर, हम R1 बराबर जो रह गया उसको लेके चलते हैं, उससे क्या होगा, आपका समीकरण थोड़ा साफ सुथरा होगा। तो R1 का मान हो जाएगा L और R² बच जाएगा, इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ होगा L और R का मान देखिए क्या है, तो D/4 का स्क्वायर, तो यहाँ होगा L और D²/16, 16 ऊपर चला जाएगा तो 16L/ हो जाएगा D²। तो ये R1 को हम लोग R1 का कांस्टेंट यहाँ लेकर के चलेंगे। ठीक है, R1 का, ये R1 का वैल्यू निकला। अब हम लोग ले लेते हैं R2 के लिए, R2 के लिए। तो R2 के लिए आपके सामने देखिए क्या क्या चीज़ है। P के लिए हमारे पास एक चीज़ और गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हम लोग L का हाफ करना था, तो L का हाफ हम लोग किए नहीं। इस जगह तक तो फॉर्मूला ही था, तो इस जगह हम लोगों को L का क्या करना है, यहाँ पर भी L ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला में चेंजिंग लाना है आपको कि L/2 लेना है, तो यहाँ भी लेना होगा L/2। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा L/2 और ये 16 ऊपर जाने के बाद D², तो 2 से 8 बार में, तो 8L/D², ये आपका R1 के लिए हो गया। ठीक है, अब R2 के लिए लेते हैं, तो R2 समानुपाती हो जाएगा L/R², उस फॉर्मूला का, उसके लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला अगर हम लोग लेते हैं, तो L तो अपने जगह पे ठीक है, और R का जो इसका फॉर्मूला निकलेगा, R का फॉर्मूला होगा D/2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे D/2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा L² और D²/4। इसी को अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ हो जाएगा 4/D², यानी 4L² D²।
तो हम लोगों को अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात करते हैं। तो अनुपात हो जाएगा आपका कि R1/R2 रेशियो निकालना है। तो R1 का मान जो है अभी निकला हुआ ये वाला वैल्यू ये ले लेना है 8L/d², अब बाय होगा 4L² तो यहाँ से हाँ d²/4 तो यहाँ पे है 4L, तो हाँ तो 4L है यहाँ पे। तो 4L में देखिए L और L कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटा देंगे 2 बार में और d² कट जाएगा। तो ऊपर में बच जाता है आपका 2/1 और नीचे से आता है तो 1/1 यानी कि 2/1 यानी कि रेशियो होगा 2/1, 2:1 होगा, ठीक है। तो 2:1 देखिए कौन सा है आपका 2:1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा C। तो 13 का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, तो 13 का आंसर हो जाएगा C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध देता है। तो यहाँ पे अभी अभी बता रहे थे कि तापमान के ओम के नियम का पालन कौन नहीं करता है, तो अर्धचालक, इसलिए इसका आंसर होगा 14 का C यानी कि सिलिकॉन। आंसर होगा सिलिकॉन। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है अर्धचालक है और ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। 15 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है आवेशित कण, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है कि अगर ये लंबवत प्रवेश करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो याद रखना है कि वो वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है, याद रखना है। तो वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है, तो आंसर हो जाएगा वृत्तीय यानी कि 15 का नंबर हो जाएगा, 15 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है EA बराबर 2EE, ठीक। A मतलब क्या हो गया अक्षीय रेखा और E मतलब हो गया आपका विषुवतीय रेखा, ठीक है। तो विषुवतीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना एक छोटे द्विध्रुव के लिए, वो अक्षीय रेखा पर जो तीव्रता होती है तो विषुवतीय रेखा के दोगुनी होती है। तो ये आंसर आप लोगों को याद रखना है और आंसर है आपका 16 नंबर का B नंबर, ठीक है। 16 का आंसर है B।